दोस्तों, मैं हूँ अजय मौर्य और लेकर आई हूँ आपके लिए इस कहानी का अगला एपिसोड। देविका ने अपने पुनः जन्म के बाद से मौर्य सेना के बारे में बहुत कुछ सुना था और आज जाकर आखिरकार उसने उस बहादुर और भयंकर मौर्य सेना को अपनी आंखों से देख ही लिया था। हजारों सैनिक इतनी कड़कती धूप में ट्रेनिंग कर रहे थे और किसी के भी मुंह से जरा सी भी शिकायत नहीं सुनाई दे रही थी। अगर देविका ने अपनी आंखों से ये दृश्य नहीं देखा होता तो उसे यकीन नहीं होता कि ऐसा कुछ संभव भी है। इतनी अनुशासित और भयंकर सेना। मौर्य सेना एक साथ सारे दुश्मनों को हरा सकती है। अगर मौर्य सेना के बस में हो तो वो दुश्मन की सेना के जनरल को मार सकती है। एक बात याद रखना देविका, कोई भी सेना मौर्य सेना के सामने कुछ भी नहीं है। महाराज ने हमें अपने दम पर इसलिए छोड़ा है क्योंकि हमारी सेना इतनी बहादुर और भयंकर है। गौरव मौर्य की आंखों में अब विनम्रता नहीं थी बल्कि गर्व था। मौर्य सेना का कोई भी सैनिक 5 आदमियों को लड़ाई में आसानी से हरा सकता था। लोग सोचते होंगे कि मौर्य खानदान ने ऐसी शानदार सेना तैयार करने में कितना पसीना बहाया होगा। कोई भी मौर्य सेना से लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं होता था। किसी को कुछ भी पता नहीं है। बहुत से लोगों ने मौर्य सेना से निकलने की कोशिश की, पर वो लोग या तो सेना के हाथों मारे गए या फिर बिना किसी इज्जत के सेना से बाहर निकाले गए। उनके पास सबसे तेज तलवार है और वो तलवार कभी भी मौर्य खानदान की ओर नहीं दिखाई जाएगी। मैं समझती हूँ चाचा जी, देविका ने अपने आश्चर्य को छिपाते हुए कहा। ये मौर्य सेना से मिलने की यात्रा कोई मजाक नहीं थी। गौरव मौर्य ने देविका को काबिल और समझदार समझा था, इसीलिए वो उसे मौर्य सेना को दिखाने के लिए लाए थे। गौरव मौर्य देविका को अभी कोई छोटी बच्ची नहीं समझते थे, बल्कि वो उसे मौर्य खानदान का सहारा समझते थे। गौरव मौर्य की नजरें अब नर्म हो गई थीं और उन्होंने अपना सर हिलाया। मैंने और तुम्हारे दादाजी ने तय किया था कि आज तुम्हें यहाँ ले आएंगे। हमें तुम्हें कुछ देना है। गौरव मौर्य ने अशोक को इशारा किया। अशोक ने एक जरी वाला बैग गौरव मौर्य के हाथों में दे दिया। उस जरी वाले बैग की सीमाओं पर उस पर चांदी के धागे से एक जानवर बना हुआ था। ये जानवर बादलों पर सवार था। ये एक शगुन माना जाता था। उस बैग में 3 ट्यूब भी थे। ये ट्यूब देविका की उंगलियों जितने थे। ये देखकर देविका हैरानी से उसके चाचा जी की तरफ देखने लगी। गौरव मौर्य ने समझाया, ये मौर्य सेना का बादल का संकेत है। बादल के निशाने के नीचे का हिस्सा खींचोगी तो एक रोशनी एकदम जोर से आसमान की ओर जाएगी और सारी की सारी मौर्य सेना तुम्हारे पास आ जाएगी। देविका, मैं और तुम्हारे दादाजी तुम्हें लेकर बहुत चिंतित थे कि इतनी कम उम्र में तुम चीजों की गंभीरता नहीं समझती थी और बहुत जिद्दी भी थी। हम तो तुम्हें इतनी जरूरी चीज देने से हिचकिचा भी रहे थे, पर पिछले कुछ समय में तुमने मुझे और दादाजी को हैरान कर दिया है। इसलिए तुम्हारे दादाजी और मैंने तय किया है कि अब तुम इतनी समझदार हो चुकी हो कि तुम बादल के संकेत को संभाल सकती हो। मौर्य परिवार के लिए बादल का संकेत बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो इसे बहुत सुरक्षित रखते हैं। जैसे ही उस संकेत को छोड़ा जाता है, पूरी मौर्य सेना युद्ध के लिए तैयार हो जाती है। ये गौरव मौर्य और मौर्य अर्जुना का देविका पर विश्वास और भरोसा दिखाता है। उन लोगों ने देविका को मौर्य खानदान की सबसे तेज तलवार दे दी थी। शुक्रिया। देविका के मुंह से कुछ और निकल ही नहीं पाया। उसके पास वो 3 छोटे ट्यूब थे तो बड़े हल्के, पर उनकी जिम्मेदारी बहुत भारी थी। हम एक परिवार हैं, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, गौरव मौर्य ने मुस्कुराकर कहा। उन्हें पता था कि वो ट्यूब देविका के भरोसेमंद हाथों में थे। पिछले कुछ समय से देविका राजकुमार अर्णव से काफी करीब थी और राजकुमार अर्णव का स्वास्थ्य भी बेहतर हो रहा था। उनकी इज्जत सबके बीच अच्छी हो गई थी। सबको ये बात बहुत अच्छी लग रही थी, बस कुछ लोगों को छोड़कर। कुछ लोगों को ये बात भा नहीं रही थी। मौर्य महल हमेशा देविका को किसी भी खतरे या किसी भी तरह की चालों से रक्षा करेगा। जिसने भी उसे नुकसान पहुंचाने का सोचा भी होगा तो अब उसे ये भी सोचना होगा कि वो मौर्य सेना का सामना भी कर सकता है या फिर नहीं। मौर्य सेना को देखने के बाद देविका को मौर्य खानदान की ताकत समझ में आ गई थी। इस तलवार ने बहुत से लोगों को खत्म किया था जिन्होंने मौर्य खानदान के खिलाफ साजिश रची थी। गौरव मौर्य और मौर्य अर्जुना पीछे हट गए थे और उन्होंने अपनी हार स्वीकार ली थी, क्योंकि उनके अलावा कोई सक्षम नहीं था जो मौर्य सेना का उत्तराधिकारी बन सकता था। पर अब वो बदल चुका था। मौर्य सेना के मैदान से लौटने के बाद देविका सीधा अपने दवाखाने में गई। मौर्य परिवार की तेज तलवार को और भी तेज करना था। उस दिन के बाद से देविका ने कभी भी मौर्य महल को नहीं छोड़ा था। वो पूरा समय दवाखाने में ही घुसी रहती थी और दवाइयों के ढेर हर दिन बना लेती थी। राजकुमार अर्णव से भी मिलने जाती थी, पर फिर भी वो उसे शहद वाली वाइन हर दूसरे दिन भिजवा देते थे। अब वो उगता हुआ कमल भी दवाखाने में रख दिया गया था और कोई नहीं जानता कि देविका उस दवाखाने में क्या करती रहती थी। सूर्यांश ने कमरे के दरवाजे को धक्का दिया। जब उसने अंदर देखा तो ये पाया कि एक छोटा सा शरीर कुर्सी पर गहरी नींद में सोया हुआ था। सोते वक्त देविका की खूबसूरती झलक रही थी। सूर्यांश देविका की ओर गया और उसने उसे धीरे से उठा लिया।
देविका की गोद में सोई हुई काली बिल्ली ने उठकर एक बार सूर्यांश को देखा और फिर वापस सो गई। काली बिल्ली की हलचल की वजह से देविका की नींद टूट गई और उसने अपनी आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही उसने सूर्यांश को देखा और फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो क्या तुम अपने दवाखाने को ही अपना घर बना लेती? सूर्यांश ने देविका को बोला। मैं कितनी देर के लिए सो गई थी? देविका ने पूछा। उसने अपनी आंखें मसली। तुम इतना काम क्यों कर रही हो? मौर्य सेना पहले से ही बहुत ताकतवर है। तुम्हें क्या लगता है तुम लोहे की बनी हो? तुम सारी सेना के लिए दवाई नहीं बना सकती हो? सूर्यांश ने बोला। क्यों नहीं? देविका ने जिद की। हजारों सैनिकों की सेना के लिए दवाई बनाना पहले मुश्किल लगेगा, पर उसकी गति से वो उसे बनाना पूरा कर लेगी। सूर्यांश ने हंसकर बोला, मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ अपने चाचा जी और दादाजी की फिक्र करती हो। 1 महीने में दवाइयों के 10 टोकरे तैयार हो चुके थे। मौर्य सेना के सैनिक सब बड़े आदमी थे और उन लोगों ने अपनी संबंधी आत्माओं को बहुत समय तक तैयार कर लिया था। सेना की ट्रेनिंग ने सैनिकों के शरीर को ताकतवर बना दिया था, पर उनकी नसों को ताकतवर करना मुश्किल था। सब जानते थे कि जितनी ताकतवर नसें होंगी उतनी ही जल्दी आत्मिक शक्ति तैयार होगी। बड़े होने से पहले दवाइयों के बगैर नसों को ताकतवर बनाना संभव होता है। जब इंसान बड़ा हो जाता है तो उसकी नसों की ताकत बढ़ाना मुश्किल हो जाता है और एक समय पर असंभव हो जाता है। बहुत से लोगों ने बड़ों की नसों को ताकतवर बनाने के बड़े तरीके ढूंढे थे, पर बहुत कम लोग सफल रहे। ना ही तेजाश्री और ना ही उसके गुरु। रायवंश भी नहीं जानता था कि दवाई कैसे बनाई जा सकती थी, पर देविका मौर्य तो ये दवाई ऐसे बना रही थी जैसे कि उसमें कोई परेशानी या दिक्कत ही नहीं है। उसने कुछ 10,000 दवाइयों की गोली तैयार की, उनको सैनिकों को मुफ्त में बांटने का सोचा था। कोई इसके बारे में सुनेगा तो पागल हो जाएगा। देविका ने सूर्यांश की बातों का जवाब नहीं दिया। उसने उससे दूर होकर भट्टी में जाकर और लकड़ियां डाली। देविका ने गौरव मौर्य से भट्टी की मांग की थी। ये मांग उसने तब की थी जब वो मौर्य सेना से मिलकर आ गए थे। ये भट्टी काफी बड़ी थी और ज्यादा दवाई के उत्पादन के लिए बिल्कुल बराबर और सही थी। वैसे तो हजारों से भी ज्यादा सैनिकों के लिए दवाई बनाना असंभव कार्य था, पर देविका के लिए हजारों से भी ज्यादा सैनिकों के लिए दवाई बनाना काफी आसान था। कोई भी साधारण इंसान जो मेडिसिन जानता होगा वो दवाइयों का बड़ी संख्या में उत्पादन नहीं करता था। ये इसलिए था क्योंकि बड़ी संख्या में अगर दवाई बनानी हो तो फिर सारी जड़ी बूटियों को भी सही मात्रा में डालना होगा। अगर इसमें कोई गलती हो जाती तो पूरी दवाई बेकार हो जाती। ये समस्या देविका के लिए बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी पिछली जिंदगी में भी वो मशीन से ज्यादा स्पष्ट हुआ करती थी। देविका मौर्य के हाथों से बनाई दवाई में कोई गलती नहीं होती थी। मौर्य महल मौर्य सेना की तलवार को और भी तेज करते हैं। सूर्यांश अपनी ठुड्डी को अपनी हथेली पर रखे हुए अपनी आलस भरी निगाहों से देविका को काम करता हुआ देख रहा था। उसने अपनी लंबी उंगलियां रगड़ी। इस लड़की की हरकतें एकदम सरल थी और उसी के साथ बिल्कुल निडर भी थी। सूर्यांश अब बस देविका को ही बड़े ध्यान से देख रहा था। यहाँ पर देविका दवाइयाँ बनाने में व्यस्त थी और वहाँ शाही महल में कुछ और ही चल रहा था। विशेष दवाई के हादसे के बाद तेजाश्री का मूड हर वक्त बिगड़ा ही रहता था। राजकुमार तरुण ने तेजाश्री का मूड ठीक करने की बहुत सारी कोशिशें की, पर असफल रहे। तेजाश्री के रूखे बर्ताव से तंग आकर राजकुमार तरुण महाराज के पास गए। पिताजी, देविका मौर्य बहुत ही बदतमीज होती जा रही है, क्या आप उसे अभी भी आने की इजाजत देंगे? राजकुमार तरुण ने परेशान होकर महाराज से पूछा। महाराज कुछ पढ़ रहे थे। ऊपर देखकर महाराज ने बोला, मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि राजकुमार अर्णव के कमरे से दूर रहा करो। राजकुमार तरुण ने जवाब दिया, राजकुमार अर्णव पिछले कुछ समय से अजीब बर्ताव कर रहे हैं। उनका स्वास्थ्य भी बेहतर हो रहा है। वो महल से रोजाना बाहर निकलते हैं और पूरे शहर में अपनी परोपकारी फैलाते फिरते हैं। वो जरूर कुछ साजिश रच रहे हैं। मुझे बेचैनी हो रही है। अब राजकुमार अर्णव के शरीर में से रात रानी के फूल का जहर निकल चुका था। इसके चलते वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। उनकी कुशलता से लोगों के दिलों को जीतना काफी आसान था। ऊपर से वो महारानी के बेटे थे। महारानी के गुणों को सारे लोग जानते थे और इसीलिए उनके बेटे को भी सारे लोग जानते थे और उससे प्रसन्न भी थे। राजकुमार अर्णव का पहले की हालत में वापस आने की वजह से राजकुमार तरुण को बेचैनी हो रही थी। देविका ने विशेष दवाई कैसे तैयार कर ली थी, उसका तरीका तो केवल रायवंश के शिष्यों को पता है ना? और तुम देविका की हरकतों और उसकी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ हो, तो फिर ये उसके लिए कैसे संभव है? महाराज ने राजकुमार तरुण से पूछा। वो मुझे नहीं पता है। हाल ही में पता लगा कि मौर्य महल ने दवाइयों के बारे में बहुत सारी किताबें मंगवाई थी। शायद वो लोग किसी को तो जानते होंगे और बदले में वही देविका को सिखा रहे होंगे। राजकुमार तरुण ने जवाब दिया, पिताजी, राजकुमार अर्णव को जहर दिया गया था और डॉक्टरों ने कहा भी था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। मौर्य महल में भी सारी चीजें ठीक ठाक चल रही हैं और गौरव मौर्य भी अभी तक जिंदा है। मुझे कुछ तो गड़बड़ जरूर लग रही है। अगर जो तुम कह रहे हो वो सच है तो फिर शायद सच में मौर्य महल में कोई काबिल डॉक्टर होगा, महाराज ने बोला। तो आज के इस एपिसोड की कहानी यहीं तक। अगले एपिसोड के साथ फिर मिलती हूँ आपसे।